अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं निसा और आप लोग देख रहे हैं लर्निंग विद निसा। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि आप किस तरह से कंसोल एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग सी शार्प बाय यूजिंग विजुअल स्टूडियो 2022। आज के लेक्चर के पॉइंट्स डिस्कस करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट करें। लिंक इज़ ऑलरेडी शेयर्ड विद यू। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों को ये चैनल की लिंक आपको मिल जाएगी और फेसबुक पे भी हमारा पेज है, काइंडली उसको भी फॉलो अप करें। उसका लिंक भी आप लोगों को इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं आज के लेक्चर में हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे उसको देख लेते हैं। ये 4 पॉइंट्स हैं जो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। पहले पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे कि आप किस तरह से कंसोल एप्लीकेशन डेवलप करेंगे। इससे पहले जो भी मैंने लेक्चर्स सी शार्प के बनाए उसमें हमने विजुअल प्रोग्रामिंग को डिस्कस किया था, जिसमें हमने टेक्स्ट बॉक्सेस वगैरह क्रिएट किए थे। तो उसमें हमने विंडोज़ 8 पर डिस्कस फॉर्म एप्लीकेशन क्रिएट की थी। लेकिन आज के लेक्चर में हम कंसोल क्रिएट करेंगे, जिसमें हम कमांड बेस्ड जो है स्टेटमेंट्स लिखेंगे और यूज़र से हम एज ए CLI इंटरफेस से इंटरेक्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले पॉइंट में हम ये डिस्कस करेंगे। सेकंड पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आप जो है कोई चीज़ प्रिंट आउट करेंगे, उसके लिए कौन सी स्टेटमेंट यूज़ होती है, उसके लिए कौन सा फंक्शन यूज़ होता है, उसको डिस्कस करेंगे। थर्ड पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे कि आप यूज़र से इनपुट किस तरह से लेंगे। फॉर एग्जांपल आप यूज़र को कह रहे हैं कि आप अपना नेम एंटर करो, तो जब वो यूज़र नेम एंटर करे तो वो किस तरह से आपके प्रोग्राम को इनपुट मिले। तो उसके लिए भी हम कोई ना कोई ऑब्वियसली स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। तो उसके लिए कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे अभी ऑनवर्ड लेक्चर में। एंड फोर्थ पॉइंट इज हाउ टू डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज वेरिएबल। वेरिएबल को आप किस तरह से क्रिएट करोगे और फिर उसको वैल्यू किस तरह से असाइन करोगे। वंस हम वैल्यूज असाइन करेंगे तो हम उसको फिर मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है, वो हम जब इस पॉइंट पे डिस्कस करेंगे तो उसको मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि आप किस तरह से इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप इज टू हाउ टू क्रिएट कंसोल ऐप .NET फ्रेमवर्क। तो वेरी सिंपल, आपने सिंपली क्या करना है, विजुअल स्टूडियो ओपन करना है। विजुअल स्टूडियो मेरे पास 2022 इंस्टॉल है। आपके पास जो सॉफ्टवेयर अवेलेबल हो या इंस्टॉल है विजुअल स्टूडियो, या कोई भी आप आईडी यूज़ कर रहे हैं फॉर सी शार्प, तो उसमें ये फैसिलिटी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे राइट साइड पे आपको डिफरेंट ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। आपने न्यू प्रोजेक्ट पे क्रिएट करना है और मेक श्योर आपने यहाँ पे सी शार्प सेलेक्ट किया हो। ठीक है, यहाँ पे ये क्योंकि विजुअल स्टूडियो सिर्फ और सिर्फ सी शार्प के लिए नहीं यूज़ होती, वो बाकी लैंग्वेजेस के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो क्योंकि हम सी शार्प को डिस्कस कर रहे हैं तो आपने यहाँ पे सी शार्प सेलेक्ट करना है। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास सी शार्प सिलेक्टेड है। तो यहाँ पे आपने सिंपली कौन सा ऑप्शन चूज़ करना है, कंसोल ऐप.NET फ्रेमवर्क। ठीक है, ये विंडोज फॉर्म है पे आपने इसको सिलेक्ट नहीं करना है। तो आप यहाँ पे कंसोल ऐप फाइंड करोगे, दिस वन। ठीक है, कंसोल ऐप.NET फ्रेमवर्क। ठीक है, तो ये सिंपली कमांड लाइन एप्लीकेशन होगी जिसे आप इंटरफेसेस होते हैं लाइक CLI एंड GUI। ठीक है, तो ये CLI के लिए होता है। यहाँ पे आप कोई ना कोई इस प्रोजेक्ट को नाम दें, मैं यहाँ पे इसको डिफॉल्ट नेम दे देती हूँ, लेकिन आप लोग मीनिंगफुल नेम दें ताकि फ्यूचर में अगर आप प्रोजेक्ट सर्च आउट करें तो इजीली आप उसको लोकेट कर सकें। ठीक है भाई, तो ये हमारा प्रोजेक्ट बन चुका है कंसोल ऐप का। अब आपने जो भी प्रोग्राम की स्टेटमेंट लिखनी है आपने इस मेन मेथड में राइट आउट करनी है। ठीक है, तो आप ये समझ सकते हैं, ये समझ लें कि जो मेन मेथड होता है ना, ये आपके प्रोजेक्ट की एंट्री पॉइंट होती है। ठीक है, अब यहाँ पे नेम स्पेस है और यहाँ पे आप क्लासेस भी क्रिएट कर सकते हैं। आप मल्टीपल क्लासेस क्रिएट कर सकते हैं एक नेम स्पेस के अंदर। ठीक है, लेकिन आपकी जो एंट्री पॉइंट होगी वो क्या होगा, वो मेन मेथड होगा और वो किसी एक क्लास का पार्ट होगा और आप मेन मेथड एक फाइल के अंदर वंस ही डिफाइन कर सकते हैं। ये आपने अपने जहन में बिठा लेना है। ठीक है, मेन मेथड जो है एंट्री पॉइंट होता है किसी भी प्रोग्राम का और आपने ये सिर्फ और सिर्फ वंस डिफाइन करना है किसी क्लास के अंदर।
फिर आप उस मेन मेथड के अंदर आप जो भी एक्शन परफॉर्म करना चाह रहे हैं, फॉर्म्स डिफरेंट फॉर्म्स पे आप स्विचिंग करना चाह रहे हैं, किसी चीज़ को क्लोज करना चाह रहे हैं, ओपन करना चाह रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपने मेन मेथड के अंदर करनी है। ठीक है, उसके बाद ये फर्स्ट पॉइंट हमारा हो गया क्लियर। अब सेकंड पॉइंट पे हमने क्या डिस्कस करना है वो देख लेते हैं। ओके, हाउ टू प्रिंट स्टेटमेंट। ठीक है, कोई भी चीज़ आप किस तरह से प्रिंट करवाओगे, तो उसके लिए हम प्रिंट स्टेटमेंट के लिए अगर आप सी लैंग्वेज पढ़ के आए हो तो उसमें आप प्रिंट एफ यूज़ करते हो, राइट। अगर सी प्लस प्लस यूज़ करके आए हो तो उसमें सी आउट होता है। जावा पढ़ के आए हैं तो उसमें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन होता है। तो सी शार्प में भी इसी तरह से एक स्टेटमेंट होती है जिसकी बिहाफ पे आप कोई चीज़ प्रिंट करवाते हो। तो सी शार्प के अंदर आप स्टेटमेंट लिखोगे कंसोल डॉट राइट लाइन। ठीक है, अब आप यहाँ पे कोई भी मैसेज डिस्प्ले करना चाह रहे हैं जो कि स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को आप हमेशा डबल कोट के अंदर लिखोगे और यहाँ पे डबल कोट के अंदर आप जो है मैसेज डिस्प्ले करवा दें, फॉर एग्जांपल हेलो मिस। ठीक है, और क्योंकि ये राइट लाइन मेथड है तो आपने इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग पैरेंथेसिस लाजमी देनी है। ठीक है, और उसके बाद आप यहाँ पे देंगे सेमीकोलन जो कि एंड ऑफ लाइन के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आता है। प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए आप यहाँ पे स्टार्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे तो इसका आउटपुट आपको नजर आएगा। क्योंकि कमांड लाइन ए पे तो आपको जो भी वैल्यूज डिस्प्ले करवानी है, यूजर सिंपल लेनी है, तो आपके पास एक ब्लैक कलर का एक स्क्रीन आएगा जिससे आप कम्युनिकेट करेंगे। ओके, तो आपने देखा कि यहाँ पे हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ और क्लोज भी हो गया। तो क्लोज क्यों हुआ, इसके लिए आपने एक स्टेटमेंट लिखनी होती है कंसोल, क्योंकि प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। ठीक है, लेकिन वो जो स्क्रीन थी CLI की वो क्लोज हो गई, तो इसको हमने रोक के रखने के लिए हम क्या करना होता है, कंसोल डॉट रीड की। ठीक है, ये मेथड है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो CLI वाला इंटरफेस है ना, जब तक हम कोई की प्रेस नहीं करेंगे तब तक वो विंडो ओपन ही रहेगा। ठीक है, तो हम इसको फिर से एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हेलो निशा मैसेज प्रिंट हो चुका है और स्क्रीन भी यहाँ पे अब स्टेबल है। सही है, जैसे हम की प्रेस करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि आप यूजर से इनपुट किस तरह से लेंगे। ये तो हमने वैल्यू प्रिंट करवा दी ना, ठीक है, वैल्यू प्रिंट हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि यूजर से आप इनपुट किस तरह से लोगे। जैसे हमने यहाँ पे देखें राइट लाइन मेथड यूज किया है, या राइट लाइन स्टेटमेंट हमने किस पर्पस के लिए यूज किए, मैसेज को डिस्प्ले करवाने के लिए। वो आप मैसेज वेरिएबल भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकती है, ठीक है, कांस्टेंट स्ट्रिंग भी हो सकती है, एक्सप्रेशन भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अब हमारा नेक्स्ट टास्क क्या है कि आपने यूजर से इनपुट किस तरह से लेना है। तो उसके लिए भी आपसे इसी टाइप का एक मेथड यूज करोगे जिसको हम कहते हैं कंसोल डॉट रीड लाइन। सही है, इसके लिए आप क्या यूज करोगे, रीड लाइन। रीड लाइन मेथड किस पर्पस के लिए यूज करते हैं, यूजर से कोई भी वैल्यू इनपुट लेने के लिए। ठीक है, या ऐसा आप कह सकते हैं कि आप यूजर को कहें कि भाई इस चीज ये वैल्यू एंटर करो बाय यूजिंग कीबोर्ड। ठीक है, तो इसको एग्जीक्यूट करने से पहले, क्योंकि यूजर कोई ना कोई वैल्यू एंटर करेगा तो ऑब्वियसली आपने उसको कहीं ना कहीं पे स्टोर करना है, मीन्स कि आपको वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। तो हम एक वेरिएबल बना लेते हैं लाइक स्ट्रिंग नेम। सही है, ये एक वेरिएबल है जिसका नाम हमने क्या रखा है, नेम, और यहाँ पे हम वेरिएबल का नाम दे देते हैं ताकि जो भी यूजर वैल्यू एंटर करे वो कहाँ पे जाके स्टोर हो, यहाँ पे नेम पे। सही है, इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। अच्छा, ये वाली जो स्टेटमेंट है ना, मेन मेथड की लास्ट स्टेटमेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको मैं कट कर देती हूँ।
एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। ओके, एज इट इज डिस्प्ले हुआ है, यहाँ पे मैं इनपुट दूंगी निशा। अब देखें जो हमने वैल्यू एंटर की वो तो नेम में स्टोर हो गया, लेकिन हमने यहाँ पे क्योंकि कुछ वैल्यू डिस्प्ले नहीं करवाया तो इस वजह से हमें कोई आउटपुट नहीं नजर आया। अब यहाँ पे देखें कंसोल डॉट राइट लाइन जो मैंने वैल्यू एंटर की उसी को ही मैं डिस्प्ले करवाना। फॉर एग्जांपल लेट मैं इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। हेलो निशा, निशा हियर, ये मैं इनपुट दे रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए निशा हियर आउटपुट आपको नजर आ रहा है। अब क्योंकि अब मैं चाह रही हूँ कि ये जो नेम हमने एंटर किया इससे पहले कोई स्पेसिफिक टेक्स्ट मतलब शो हो, तो मैं यहाँ पे एक मैं स्ट्रिंग लगा देती हूँ, योर नेम इज, और ये यहाँ पे प्लस यहाँ पे क्या करेगा, कॉन्केटिनेट कर देगा ये स्ट्रिंग और ये जो नेम में हमारा स्ट्रिंग पड़ा है इसको कॉन्केटिनेट कर देगा। निशा, ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में लेट्स सी हमें क्या डिस्कस करना है। ओके, यूजर से हमने इनपुट गेन करना सीख लिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, डिक्लेयर वेरिएबल और इनिशियलाइज वेरिएबल। अब ये चीज़ डिस्कस करने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि वेरिएबल है क्या। वेरिएबल इज नथिंग, आप ऐसा कह सकते हैं कि ये कंटेनर है, ठीक है। ये एक चीज़ ऐसी चीज़ होती है जहाँ आप जिसमें आप कोई चीज़ रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अब स्टोर कर सकते हैं तो इसमें फिर टाइप्स आ जाती हैं जिसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करवाते हैं बाय यूजिंग डेटा टाइप। डेटा टाइप से क्या मुराद कि आप बताएंगे कि इस पर्टिकुलर वेरिएबल में किस टाइप की डेटा आप रखोगे। इसमें आप होल नंबर रखोगे, पॉइंट्स वाले नंबर रखोगे, स्ट्रिंग रखोगे, कैरेक्टर रखोगे, बुलियन टाइप डेटा रखोगे, या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स रखोगे। तो वेरिएबल क्रिएट करने से पहले आप उसकी नेचर ऑफ डेटा डिस्क्राइब करोगे बाय यूजिंग डेटा टाइप, सही है। तो वेरिएबल डिक्लेयर करने का पहला स्टेप क्या होता है कि आपने वो उसका डेटा टाइप बताना होता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल बूलियन कीवर्ड, हम बूलियन डेटा टाइप को डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं, और यहाँ पे ये वेरिएबल का नाम रख रही हूँ मैं स्टेटस, ठीक है। और आप लोगों को पता है कि बूलियन डेटा टाइप का जो वेरिएबल होता है उसमें आप दो पॉसिबल वैल्यूज दे सकते हैं, या तो ट्रू या तो फॉल्स। तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल उसकी वैल्यू दे रही हूँ फॉल्स, ठीक है। तो इस तरह से आप वेरिएबल डिक्लेयर और इनिशियलाइज करें। डिक्लेयर मींस कि आपने वेरिएबल सिर्फ डिफाइन किया है। इनिशियलाइज का मतलब ये है कि आपने जिस टाइम पे वेरिएबल डिक्लेयर किया है उसी टाइम आप उसको वैल्यू असाइन कर रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बना लेते हैं, इंटीजर num1 num2। अगर आप एक से ज़्यादा वेरिएबल डिफाइन करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं बाय यूजिंग कॉमा, अगर उन वेरिएबल्स की डेटा टाइप आप सेम रख रहे हैं तो, ठीक है। तो इट मींस कि आप एक से ज़्यादा वेरिएबल्स एक लाइन में डिक्लेयर कर सकते हैं। उसके लिए आपने उन वेरिएबल्स को सेपरेट करने के लिए आपने कॉमा यूज करनी है, ठीक है। ये वाली जो स्टेटमेंट है वो जस्ट वेरिएबल डिक्लेयर कर रही है। अगर हम इस स्टेटमेंट की बात करें तो इसमें हम वेरिएबल डिक्लेयर भी कर रहे हैं और उसको इनिशियलाइज भी करवा रहे हैं। इनिशियलाइज का मतलब क्या है, जिस टाइम पे आपने वेरिएबल बनाया है उसी टाइम पे आपने उसको वैल्यू असाइन कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें num1 num2 हमने वेरिएबल डिफाइन किया, अब इसको वैल्यूज हम दे सकते हैं यहाँ पे इस तरह से, ये हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से num2 को वैल्यू हम असाइन कर लें लाइक दिस, सही है। अब इनकी वैल्यूज अगर हम प्रिंट करवा दें बाय यूजिंग कंसोल राइट लाइन, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, num1 प्लस num2, ठीक है। अब इन लाइंस को आप भले कमेंट कर दो, ये सिंगल लाइन कमेंट्स में यूज कर रहे हैं।
आप मल्टी लाइन कमेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं। बूलियन वाला डेटा टाइप हमने वेरिएबल कहीं पे यूज़ नहीं किया है, तो इस वजह से मैं इसको कमेंट कर रही हूँ। बाकी ये 2 वेरिएबल्स हमने बनाए और उनको इनके एडिशन हम करवा के देख लेते हैं। ये तो रिजल्ट इज 57। तो सिंपल इसका जो एडिशन है वो डिस्प्ले हुआ है, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि यहाँ पे एक मीनिंगफुल मैसेज होना चाहिए, लाइक पहले 45 लिखा हुआ हो, उसके बाद फिर प्लस आप लाइक दिस, इस तरह से मैसेज डिस्प्ले हो, 45 प्लस 12 इज इक्वल्स टू जो भी इसका रिजल्ट आया, फॉर एग्जांपल 57 इसका रिजल्ट आया, तो मैसेज कुछ इस तरह से डिस्प्ले होना चाहिए। तो उसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, पूरी जो है स्टेटमेंट में हम कॉन्केटिनेशन करवाएंगे, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट को मैं रीराइट करूंगी, पहले num1 मींस 45 डिस्प्ले हो, ओके। उसके बाद हम कॉन्केटिनेट क्या करवाएंगे, मैं प्लस ऑपरेटर इस इन नंबर्स के दरमियान लगाना है, तो आप यहाँ पे एज ए प्लस ऑपरेटर जो है एज ए स्ट्रिंग यूज करोगे। उसके बाद प्लस, उसके बाद आप क्या लिखोगे, num2 12 जो है num2 में है। उसके बाद आप क्या कॉन्केटिनेट करवाओगे, इक्वल साइन, क्योंकि एक्सप्रेशन में हमने इक्वल साइन दिया है, ठीक है। उसके बाद हम क्या कॉन्केटिनेट करवाएंगे, प्लस करवाएंगे, और फिर हमने सिंपली इसका रिजल्ट डिस्प्ले करवाना है, तो आप यहाँ पे num1 प्लस num2 और ये इसकी क्लोज, सही है। अब ये पैरेंथेसिस हम क्यों यूज करते हैं, हम इन्फोर्स करते हैं कंपाइलर के पहले ये वाली जो चीज़ें ना इसको कैलकुलेट करें। अगर हम पैरेंथेसिस नहीं देंगे तो फिर ये प्लस ऑपरेटर क्या करेगा, इन नंबर्स को स्ट्रिंग ले लेगा और ये वाला रिजल्ट हमें डिजायर्ड नहीं मिलेगा। तो मैं इस लाइन को कमेंट कर देती हूँ, उसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, लेट्स सी इस तरह का आउटपुट मिलता है कि नहीं मिलता। यहाँ पे आप देख सकते हैं जिसे हमने आउटपुट चाहा था उसी टाइप का हमें आउटपुट मिला है।